बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। कुछ चीज़ें हम खिदमत में लेकर आए हैं। आगे अगले 6 महीनों में हमारा ये कोशिश होती है कि जिन भी सेटअप्स पे हम बैठे हैं वहाँ पे हम फ्यूचर प्लानिंग करते हैं कि अगले 6 महीनों में ये चीज़ें अप्स एंड डाउन हो सकते हैं। तो उस चीज़ों को जो है हमारी कोशिश है कि हम आपके साथ भी शेयर करें। तो इसमें एक तो आपको बताएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो मुस्तकबिल में सस्ती होने वाली हैं और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो मुस्तकबिल में नायाब होने वाली हैं, बिल्कुल गुम हो जाने वाली हैं, और कौन कौन सी चीज़ों को आपने संभाल के रखना है और अपनी प्लानिंग कैसे करनी है फ्यूचर की। इस पर एक छोटी सी वीडियो है। वो तमाम डेयरी फार्मर जो इस फील्ड में नए हैं उनको ये ज़रूर सुननी है एंड तक। वो लोग जो पुराने हैं वो तो कई सारे लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को जानते होंगे। सबसे पहले तो हमारी इतला ये है कि सोयाबीन मील जो है ये हो सकता है बहुत महंगा हो जाए। हमारी इतला है इस वक्त तकरीबन 160 से लेके 170 रुपये किलो चल रहा है। ठीक है, हमें जो ख़बर मिली है हो सकता है कि आगे जाके ये मज़ीद महंगा हो जाए। तो ये जो मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ ये हमारी प्रेडिक्शंस हैं। ठीक है, ज़ाहिर बात है कि प्रेडिक्शंस कभी भी 100% नहीं होती, तो लेकिन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें कभी डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो समटाइम्स वो बहुत फ़ायदा हो जाता है, समटाइम्स चीज़ें ऊपर नीचे हो भी जाती हैं। आप ही अपनी वर्किंग क्लास भी कीजिएगा। अच्छा, दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी चीज़ है मकई का साइलेज। मकई के साइलेज का जो रेट है इस वक्त जो हमें आवाज़ आ रही है फैसलाबाद में वो तकरीबन 370 की आवाज़ आ रही है, लेकिन वो एक आवाज़ ही है क्योंकि अभी मकई तैयार नहीं है यहाँ पे जब मकई तैयार हो जाएगी उसके बाद जो हमारे यहाँ पर जो लोग साइलेज का काम करते हैं वो बाकायदा अपना रेट बताएंगे। इस रेट में जो मैं बता रहा हूँ इसमें क्या क्या शामिल होगा। इसमें शामिल होगा कि क्रॉप को ये काटने के बाद आपके फार्म तक लेकर आएंगे। तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस में अगर फार्म है तो कोई इशू नहीं है, और वहाँ पे ला के इसकी चॉपिंग करेंगे, प्रेसिंग करेंगे। आपने सिर्फ शॉपर देना है, आपने सिर्फ इनाकुलेंट और ऊपर डालने वाली मट्टी या तरपाल देनी है। ठीक है जी। तो इसके अलावा मट्टी के अलावा, तरपाल के अलावा, शॉपर के अलावा और इनाकुलेंट के अलावा जो रेट सुनने में आ रहा है वो 370 रुपये सुनने में आ रहा है। ठीक है जी। बाकी जब ये 8-10 दिन तक जब मकई की फसल बेहतरीन आ जाएगी, हो सकता है कि 10 दिन लग जाएँ या 15 दिन लग जाएँ, तो फिर दोबारा इंशाल्लाह जो एग्जैक्ट रेट है वो आपके साथ कोट किया जाएगा। नंबर 2, कुछ लोग का ख्याल ये होता है कि सितंबर में भी आपको मकई की फसल मिल जाती है, अक्टूबर में भी मिल जाती है, नवंबर के अंदर भी मिल जाती है। तो ख्याल ये है कि जो नवंबर की क्रॉप है वो आपको सस्ती मिल जाती है, जो सितंबर की क्रॉप है आपको थोड़ी सी आपको महंगी मिलती है। पहले हमारा भी यही ख्याल था, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि सितंबर में आपने फसल लेनी है और उसका साइज बना लेना है। नवंबर की जो फसल होगी वो हो सकता है कि आपको निस्बतन सस्ती मिल जाए, लेकिन वो आपको महंगी पड़ने वाली है। वो महंगी इसलिए पड़ेगी कि सितंबर के महीने में जब आप साइलेज बनाते हो तो उसमें फसल के अंदर मॉइस्चर ज़्यादा होता है, पानी बहुत ज़्यादा होता है। आप साइलेज लेते हो तो आप पानी की पेमेंट कर रहे होते हो। जो आप सितंबर में क्रॉप लेते हो उसमें निस्बतन जो मॉइस्चर लेवल है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू नवंबर। आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें फिर भी जो वाटर कंटेंट्स हैं आपको देखने को मिलेंगे। हमने ये देखा है अक्सर औकात के जब भी आप नवंबर में साइलेज बनाते हो तो जैसे ही आप उसकी प्रेसिंग करते हो, उसको बंद कर देते हो, धड़ बना देते हो या बंकर में सेव कर लेते हो, तो अमूमी तौर पे वहाँ से पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो वो डेफिनेटली उसके आपने पैसे भरे होते हैं और आपको वो महंगा पड़ता है। इसलिए कोशिश ये करें कि अगर आपने साइलेज बनाना है तो आपने सितंबर के मौसम में बना लेना है। अच्छा, अब बनाना कितना है? सितंबर के महीने में आपने साइलेज बना लिया या अक्टूबर में बना लिया या नवंबर में बना लिया। अब मसला ये है कि इसके बाद फसल लगेगी जनवरी के महीने में। जो जनवरी के महीने में फसल लगेगी या फरवरी में लगेगी वो आपको 15 मई को अवेलेबल होगी। 15 मई से 20 मई के बीच में आप उसको काटोगे, उसको काट के साइलेज बनाओगे और आपके पास साइलेज जो है 10 से 15 जून को अवेलेबल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो अभी आपने साइलेज बनाना है ये आपके पास 15 जून तक का होना चाहिए। अब इसको आपने कैलकुलेट कैसे करना है? लोग ये सवाल पूछते हैं कि हमने इतने जानवर रखे हुए हैं, कितने एकड़ का साइलेज हमें चाहिए होगा। मैं कहता हूँ एकड़ का हिसाब ना लगाया करें, आप मनों का हिसाब लगाया करें या टनों का हिसाब लगाया करें कि इतने मन या इतने टन हमें चाहिए होगा। उसकी वजह ये होती है कि जो फसल है ना जी वो मुख्तलिफ है। बाज़ लोग ऐसे हैं जो 400 मन भी ले लेते हैं एकड़ की, बाज़ 300 मन लेते हैं, बाज़ 200-250 मन लेते हैं। तो ये क्रॉप का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। अब इसका कैलकुलेशन का तरीका ये है कि मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 50 जानवर हैं चवाई में, ठीक है जी, और वो वलैती गायें हैं, तो आपने 40 किलो के हिसाब से रोज़ाना का एक जानवर का, तो 50 को आप 40 से ज़रब दे लें और आगे चूँकि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और आधा महीना जून का, ये 8.5 महीने बनते हैं। इसको आपने 8.5 महीनों से ज़रब दे लेनी है। तो ये आपको 50 जानवरों के लिए
5,10,000 kg या 12,750 मन आपको साइलेज चाहिए होगा। अब ये आपको जितने मर्जी एकड़ से मिल जाए, आपको उससे गर्ज नहीं होना चाहिए, क्रॉप अच्छी होनी चाहिए और आपने 12,750 मन पूरे करने हैं। अब ये जो 40 किलो मैंने लगाया ना, आपके पास अगर क्रॉस के जानवर हैं तो आप इसको 35 किलो लगा लें। अभी लगाने का मकसद क्या है कि ये 40 किलो क्यों लगाया गया? उसका मकसद ये होता है कि जब भी आप फसल को बंद करते हो तो उसमें आपको लॉसेज आते हैं, एवेपोरेशन के लॉसेज आते हैं, और जितना लंबी देर तक फसल रहेगी आप बंकर में बंद किए रखोगे उतने ज़्यादा आपको लॉसेज भी आपको बर्दाश्त करने पड़ेंगे। अमूमी तौर पे अक्सर फार्मर्स के साथ ये इशू बनता है कि वो साइलेज बनाते हैं और सीज़न में आके वो जनाब वक्त से पहले ख़त्म हो जाता है, फिर 1-1.5 महीना उनको मार्केट से महंगे दामों में साइलेज लेना पड़ता है। इसलिए भाई जो कैलकुलेशन करनी है वो 5 किलो ऊपर रख के आपने कैलकुलेशन करनी है। और वो भाई जिनके पास वलैती गैयाँ 700 किलो बॉडी वेट पे मौजूद हैं, मतलब दूसरे तीसरे सूबे के जानवर मौजूद हैं, वो 40 की बजाय 45 किलो के हिसाब से इसकी कैलकुलेशन करें। बाकी जो जानवर आपके जिसमें आपकी गबने हैं और जिसमें आपके ये जो यंग स्टॉक आपका आ जाता है, जिसमें 6 माह की 7 माह की 8 माह की बच्ची है, तो उसमें जो आपने साइलेज की कैलकुलेशन करनी है वो एक जानवर की रोज़ाना की 25 किलो के हिसाब से आपने करनी है। याद रखिएगा, ये मैं कब बता रहा हूँ, ये मैं सितंबर की बात कर रहा हूँ। अगर आप इसको नवंबर में बनाते हो तो आपने 50 किलो के हिसाब से बड़े जानवर की और 30 किलो के हिसाब से जो 7, 8, 9 या 10 महीने की बच्ची है या जो ड्राई प्रेग्नेंट है, इस तरह से आपने कैलकुलेशन करनी है। तो इंशाल्लाह 15 जून तक आपका निज़ाम बेहतरीन से चल जाएगा। अदरवाइज़ जो होगा कि आप पहले ख़त्म कर जाएंगे। अमूमी तौर पे लोग फिर बाद में लड़ाइयाँ करते हैं अपने डॉक्टर्स के साथ कि जी आपने साइलेज ज़हरा डाल दिया, आपने ख़राब ज़हरा कर दिया, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, तो आपने ध्यान से डलवाया नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो ये एवेपोरेशन और ये बाकी के लॉसेज है। एक तो एवेपोरेशन के लॉसेज हैं कि बुखारात में पानी उड़ जाता है और कुछ साइलेज ख़राब भी हो जाता है साइडों से, सम टाइम नीचे सम टाइम ऊपर से, तो ये सारी चीज़ें आपको बीच में देखनी पड़ेंगी। अच्छा, अगले नंबर पे तूड़ी लाजमी सेव कर लीजिएगा कि हमारे जो वलैती गायें ना जी, इनको आजकल बहुत सारे लोग इनको तूड़ी फीड कर रहे हैं। है अक्सर लोगों के लिए बहुत महंगी हो चुकी है, तो फीड कॉस्ट को कम करने के लिए थोड़ा सा पुअर क्वालिटी का बीच में जो है ना जी वो फाइबर ऐड कर लिया जाता है। तो तूड़ी जो है इसमें 2.5 किलो एक जानवर के हिसाब से, जितने जानवर हैं उनको 2.5 किलो रोज़ाना के हिसाब से आपने कैलकुलेट करनी है। कब तक आपने कैलकुलेट करनी है? आपने ये कैलकुलेट करनी है 20 अप्रैल तक, या अप्रैल का पूरा महीना पूरा कर लें, यकम मई तक कर लें, क्योंकि यकम मई में आपके पास नई तूड़ी अवेलेबल हो जाएगी। तो उस वक्त तक के लिए एक जानवर की रोज़ाना की 2.5 किलो के हिसाब से आपने अपनी तूड़ी सेव कर लेनी है, ताकि आपको बाद में महंगी तूड़ी लेने का सामना ना करना पड़े। अच्छा, अगला जो है जी, जो मकई का दाना है, ये भी शदीद महंगा हो जाना है जी। अभी जो अच्छी मकई है वो आपको तकरीबन 58 से 60 रुपये में किलो कॉस्ट कर रही है। जो दाना बेहतरीन है, खड़कता दाना है, जिसमें 12% मॉइस्चर है, जिसका अंदर जो उसका नक्कू बड़ा बेहतरीन है, जो बड़ा अच्छे साइज़ का दाना है, वो तकरीबन 58 से 60 रुपये किलो मार्केट में मिल रहा है। और हो सकता है कि अगले आने वाले दिनों में इसकी कीमत बढ़ के हो सकता है 2700, 2800 या 2900 तक चली जाए मान की। इसलिए कोशिश करें कि जितना कोशिश करें मकई के दाने को आप इसको सेव करें। इसमें एक बात याद रखिएगा कि बड़े सारे गोदाम फार्म पे लाजमी बनाएं। गोदाम जो है उसकी छत को 18 से 20 फुट पे रखें और खुला गोदाम बनाएं। दीवारों के साथ बोरियां ना जोड़ें। नीचे जो है लकड़ी के जो है ना जी आप फट्टे रख लें, उनके ऊपर तांगे लगाएं। हवा का हेर फेर होना चाहिए और आपके गोदाम में जो है वो एग्जॉस्ट फ़ैन लगे होने चाहिए। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप जो है ना ये मकई को स्टोर कर सकते हो। और याद रखिएगा कि चूहे वगैरह ये आपके पास नहीं होने चाहिए। सबसे ज़्यादा जो गोदाम को चीज़ को डिस्टर्ब करती है तो वह चूहे होते हैं, तो उनका अपने प्रॉपर बंदोबस्त कर लेना है। अगले नंबर पे जी चोकर की भी हवा है कि हो सकता है ये बहुत महंगा हो जाए और शदीद महंगा हो जाए। उसकी वजह यह है कि हो सकता है कि अल्लाह ना करे, अल्लाह फिर भी ना करे कि पाकिस्तान में कमिंग डेज़ में नवंबर दिसंबर में गंदम का बहरान देखने को मिल सकता है। एक तो हमारी जो है ना जी लास्ट टाइम जब गंदम की फसल तैयार थी तो तब बारिशें बहुत कम हुई, दाना मोटा ना हो सका, लोगों का गंदम का झाड़ भी कोई ख़ास नहीं था। तो हो सकता है कि हमें बहुत ज़्यादा गंदम जो है बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ जाए और ये मामलात आपको देखने को मिल सकते हैं। जब गंदम महंगी होगी तो बाकी के मामलात भी आपके सामने होंगे। तो भाईजान ये जो चोकर है इसके बारे में भी आप नोट डाउन कर लें। आज का जो चोकर का अच्छी क्वालिटी के चोकर का जो रेट है वो 47 रुपये किलो है। तो इसमें भी आप देख लें कि इसको आप कितना सेव कर सकते हैं। और मेरी मशवरा ये है कि गंदम को वो लोग जो गंदम को अपनी खुराक में डाल रहे हैं, खुदा रहा वो एक
अगले 8-9 महीने के लिए गंदम को जानवरों को डालना छोड़ दें, उसकी जगह पे मकई का दाना इस्तेमाल कर लें, गंदम को इस्तेमाल ना करें, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले जो फूड सिक्योरिटी है वो हमें ह्यूमंस की करनी है, इंसानों की करनी है। देखिए जी, अगर आपके पास गंदम नहीं है, आप जानवरों को जो है कुछ भी खिला सकते हो, आप उसको मकई का दाना खिला सकते हो, चने की सूड़ी खिला सकते हो, आप उसको जो है ना चोकर खिला सकते हो, आप उसको सोयाबीन मील खिला सकते हो, लेकिन गंदम जो है ये इंसानों की बुनियादी ज़रूरियात में शामिल है पाकिस्तान में। तो वो लोग जो गंदम का इस्तेमाल कर रहे हैं वो इसको रिप्लेस कर लें, क्योंकि अगर इंसानों के अंदर सबसे पहले इसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। एक आइटम के बारे में हमें थोड़ा सा लग रहा है कि शायद वो सस्ती हो जाए, शायद बाईपास फैट शायद सस्ती हो जाए, लेकिन 100% यकीन से इसको नहीं कहा जा सकता। तो ये कुछ प्लान्स है जी जो हम अमूमी तौर पे कर रहे होते हैं। अब आप कैलकुलेशन कर लें कि आपके कितनी चीज़ें आपने स्टोर करनी है, आपने गंदम कितने चोकर कितना स्टोर करना है, मकई का दाना कितना स्टोर करना है, आपके पास जो साइलेज है वो आपके पास कितना होना चाहिए। ये सारी प्लानिंग जो है अपने फीड स्टॉक के हवाले से आप कर लें। और याद रखिएगा कि मैं जानता हूँ कि इसके लिए पैसों की ज़रूरत होती है, मुझे बिल्कुल पता है, लेकिन बात यह है कि कुछ लोगों के पास इन्वेस्टमेंट होती है और कुछ के पास नहीं होती। तो वो लोग जिनके पास इन्वेस्टमेंट है वो इस चीज़ को ज़रा मद्देनज़र रखें। जिसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो डेफिनेटली उनकी तो मजबूरी है, उनको तो ऐसे ही चलना पड़ेगा जैसे वो चल रहे हैं। हो सकता है कि अगले आने वाले दिनों में चोकर जो है 60 रुपये तक पहुँच जाए, मकई का दाना जो है वो 70 रुपये से भी ज़्यादा एक्सीड कर जाए, और जो अगर साइलेज जो है जो इस वक्त 12-13 रुपये किलो मिल रहा है, ये कमिंग डेज़ में 15-16 रुपये तक इसकी कॉस्ट मैं किराए के बगैर बता रहा हूँ, ये हो सकती है। इसलिए चीज़ें इससे पहले कि आपके जनवरी पहुँच से बाहर हो जाएं, उसलिए बेहतर है कि आज ही इस पर वर्किंग स्टार्ट कर दें। उम्मीद है कि सेशन आपके लिए यूज़फुल होगा। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।